राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित लगभग 47% मंत्रियों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इन मामलों में से 47 मामले गंभीर अपराध के हैं। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीतिक एवं चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश और भागीदारी से है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण राजनेता अपराधी गठजोड़, अपराधी अपने बचाव या प्रतिरक्षा और वैधता प्राप्त करने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनेता और राजनीतिक दल उन्हें अपने बाहुबल और वित्तीय शक्ति के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार पारस्परिक लाभ का एक दुष्चक्र बन जाता है। बोहरा समिति की 1993 में रिपोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में राजनेताओं और अपराधियों तथा नौकरशाहों के गठजोड़ पर प्रकाशन डाला है। विजयी होने की संभावना वाले उम्मीदवार एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2024 के आंकड़ों के अनुसार आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 15.3% थी, जबकि बिना किसी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की सफलता दर बहुत कम अर्थात केवल 4.4% थी। चुनाव की उच्च लागत, चुनावी अभियानों के वित्त पोषण के लिए उम्मीदवार और दल अक्सर काले धन और माफिया से पर्याप्त धन पर निर्भर करते हैं। धीमी न्याय व्यवस्था, सांसदों यानी एमपीज और एमएलएज यानी विधायकों की कम दोषसिद्धि दर तथा मुकदमों में विलंब राजनीतिक दलों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोकती। एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। पहचान की राजनीति, भारतीय समाज जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर गहराई से विभाजित है। अपराधी इन विभाजनों का लाभ उठाकर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं और खुद भी अपने विशेष समूह के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत अयोग्यता, जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए या 2 वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा पाए जाने वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाता है। धारा 11, यह धारा निर्वाचन अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति का उपयोग सितंबर 2019 में प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि को कम करने के लिए किया गया था। हालिया पहल 130वां संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन का प्रयास करता है। इसमें उपबंधित है कि यदि किसी मंत्री को ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार करते हुए लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा निर्धारित की गई हो, तो उस मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा। राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित न्यायिक निर्णय, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002, भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों से सभी पूर्व या लंबित आपराधिक आरोपों, दोषसिद्धि और दी गई सजा की मात्रा का विवरण देने वाले हलफनामे प्राप्त करे। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया गया कि दोषी ठहराए गए और 2 या 2 से अधिक वर्षों के कारावास की सजा पाए वर्तमान में विधायकों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाए। पब्लिक इंटरैक्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 का बाद में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया तथा स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करते हैं। आगे की राय, झूठे हलफनामों के लिए दंड बढ़ाया जाए। झूठे हलफनामों में दाखिल करने की सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 2 वर्ष कारावास किया जाना चाहिए। साथ ही इस अपराध को अयोग्यता का आधार भी बनाया जाना चाहिए। यह अनुशंसा 244वें विधि आयोग रिपोर्ट 2014 द्वारा की गई।
उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की दैनिक सुनवाई के लिए समर्पित चुनाव पीठों की स्थापना करनी चाहिए ताकि उम्मीदवारों की अयोग्यता से पहले समय पर दोष सिद्धि सुनिश्चित हो सके। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 की समीक्षा। गंभीर अपराधों के लिए दोष सिद्धि को अयोग्यता की अवधि कम करने के निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए। वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी सुधार। राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत लाया जाए। न्यायिक लंबितता, जुडिशियल पेंडेंसी। सुर्खियों में, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर 88,417 पर पहुंच गई है। जिला न्यायालयों में लगभग 4.6 करोड़ और उच्च न्यायालयों में लगभग 63 लाख मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार मामलों में के लंबित होने के कारण अपर्याप्त न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि 120वीं विधि आयोग ने प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों का अनुपात अनुशंसित किया था। वैकल्पिक विवाद समाधान, एडीआर की अप्रभावशीलता। न्याय की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एडीआर को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। ग्राम न्यायालय को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दावों को निपटाने और मुख्य न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। हालांकि अधिकांश राज्यों में ग्राम न्यायालय प्रभावी रूप से स्थापित नहीं किए गए हैं। प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं। भारत में न्यायिक विलंब कई कारणों जैसे कि बार बार अपील किया जाना, बार बार स्थगन, झूठी मुकदमेबाजी, अस्पष्ट कानून, कमजोर अनुपालन और खराब केस प्रबंधन आदि से होता है। प्रयास समान प्रकृति के मामलों का व्यवस्थित समूहीकरण या तत्कालिकता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता, जिससे दक्षता में कमी आती है। न्यायिक अवसंरचना और तकनीकी खामियां। भारत में न्यायपालिका को सहायक कर्मचारियों की कमी, निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सीमित तकनीकी उपकरण और डिजिटल तकनीकी को धीमी गति से अपनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय बाधाएं। भारत रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2%, जबकि न्यायपालिका पर केवल 0.1% व्यय करता है। सरकार एक प्रमुखवादी के रूप में कुल मामलों में लगभग 50% मुकदमों के लिए सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। न्यायालय लंबितता का प्रभाव। मूल अधिकारों का उल्लंघन। हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का अभिन्न अंग है। सामाजिक निहितार्थ। कानून के शासन का कमजोर होना। आपराधिक मुकदमों में देरी अपराधियों को प्रोत्साहित करती है और न्याय के निवारक प्रभाव को कम करती है। गरीबों पर असमान प्रभाव। भारत में लगभग 76% विचाराधीन कैदी बिना दोष सिद्धि के जेल में बंद हैं। अधिक निहितार्थ। मुकदमेबाजी की बढ़ी हुई लागत। पक्षकारों को बार बार होने वाली सुनवाई, स्थगन और वकीलों की फीस पर भारी खर्च करना पड़ता है। रुकी हुई परियोजनाएं। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले अवसंरचना के विकास में बाधा डालते हैं। विश्वास में कमी। नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास कम होता जा रहा है, जिससे वे कभी कभी विवाद समाधान के लिए गैर कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं। न्याय देने में देरी इतनी व्यवस्थित हो गई है न्याय देने में देरी इतनी व्यवस्थित हो गई है कि इसे एक नए बचाव के रूप में देखा जा सकता है, जहां किसी मामले को लंबा खींचना एक पक्ष के लिए रणनीतिक लाभ का साधन बन गया है। मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार की योजनाएं एवं पहलें। न्याय वितरण की विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन NMJDLR 2011। न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन के तहत लंबित मामलों और विलंब को कम करना, न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना और प्रक्रियात्मक सुधार लागू करना शामिल है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना CSS, न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयाँ, वकील सभागार, शौचालय और न्यायालयों में डिजिटल सुविधा का विकास करना। ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 1, 2, 3। न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप का उपयोग करना,
वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत वाणिज्यिक विवादों का त्वरित निपटान, आर्थिक क्षेत्राधिकार में कमी, इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन प्रणाली लागू करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लंबे समय से लंबित और जघन्य आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए NIA कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट आदि। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र नियमित न्यायालयों के बाहर विवादों का निपटारा लोक अदालतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय आदि के माध्यम से बोझ को कम करना। आगे की राय। एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना। भारतीय न्यायालय हेतु कार्यात्मक अवसंरचना की योजना बनाने, निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण NJIA की स्थापना आवश्यक है। NJIA की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N वीरमन्ना द्वारा 2021 में दिया गया था। मामलों के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की क्षमता का भी पता लगाया जाना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 128 और अनुच्छेद 224 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करते समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करना। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के निपटारे हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए द्विमासिक या त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा करनी चाहिए। स्थगन को नियंत्रित करना। कमजोर या तकनीकी आधार पर स्थगन देने की प्रथा को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण न्यायिक समय की बर्बादी होती है। मुकदमेबाजी प्रथाओं में सुधार। सरकारी मुकदमेबाजी को कम और स्पष्ट कानूनों का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ साथ निरर्थक मामलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ADR तंत्र को प्राथमिकता देना। अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ADR का विस्तार और स्थानीय स्तर पर विवाद निपटान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरणों को नए मामलों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर पूर्व विवाद मध्यस्थता का उपयोग करना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना। यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह 25 सितंबर 2020 को प्रभावी हुआ। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर स्थापित किया गया है। साथ ही इसकी स्थापना के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग कर दिया गया है। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत स्थापित 4 स्वायत्त बोर्ड हैं। पहला, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। NMC के साथ समस्याएं। शासन संबंधी अंतर। डॉक्टरों का प्रभुत्व वाला निकाय होने के कारण जवाबदेही सीमित हो जाती है। इसमें जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों या नागरिक प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव होता है। NMC केवल पंजीकृत चिकित्सकों को ही अपील करने की अनुमति देता है, जिसके कारण कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध न होने के बावजूद मरीजों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। शुल्क विनियमन। यह केवल 50% सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करता है। अन्य सीटों पर अत्यधिक शुल्क वसूलने की आशंका बनी रहती है, जिससे गरीब छात्रों के लिए प्रवेश कठिन हो जाता है। नैतिक निरीक्षण। कदाचार के मामलों को न्यायिक विशेषज्ञता या किसी निश्चित समय सीमा के बिना निपटाया जाता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में चिकित्सकों की
चिकित्सकों की योग्यताओं को अद्यतन और सत्यापन करने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। इसके कारण अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा पद्धति अपनाने की आशंका बनी रहती है। निष्कर्ष: यद्यपि एनएमसी भारत में चिकित्सा प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए सुलभता, नैतिक निरीक्षण और समावेशिता से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्य, नीति और मानक चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने और संस्थानों, अनुसंधान तथा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करता है। स्वास्थ्य सेवा योजना स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और संसाधनों का प्रभावी ढंग से मानचित्रण करता है। बोर्डों और परिषदों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। निरीक्षण अनुपालन की निगरानी करना और अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटान करता है। नैतिकता पेशेवर आचरण मानकों को सख्ती से लागू करता है। शुल्क विनियमन निजी डीम्ड कॉलेजों में 50% सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करना। लाइसेंसिंग सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित लाइसेंस प्रदान करता है। संक्षिप्त सुर्खियाँ: भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियाँ। इंडिया एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स। हाल ही में फ्रांस की संसद ने प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलना, समानताएं: निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों वाली गणतांत्रिक शासन प्रणाली, द्विसदनीय विधायिकाएं, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल आदि भिन्नताएं। भारत में संवैधानिक मॉडल। भारत में संसदीय गणतंत्र का मॉडल, एकल कार्यपालिका जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है तथा राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाता है। फ्रांस में अर्ध राष्ट्राध्यक्ष वाली प्रणाली है जिसमें 2 कार्यपालिका होती है, यानी राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। भारत में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के जरिए निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होती है, जबकि फ्रांस में प्रत्यक्ष चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। प्रधानमंत्री का चयन या हटना। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है और उसे लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होता है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास बनाए रखना होता है। संघीय ढांचा। भारत में अर्धसंघीय ढांचा है, संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है, जबकि फ्रांस में केंद्रीय सत्ता स्थानीय सरकारें केंद्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं, यानी एकात्मक ढांचा है। पंथ निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण। भारत में सकारात्मक दृष्टिकोण है, राज्य तटस्थ रहता है लेकिन सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता समाप्त करना, मंदिरों में देवदासी प्रथा समाप्त करना इत्यादि। फ्रांस में लैसिटे का सख्ती से पालन किया जाता है, जो धर्म और राज्य को पूरी तरह से अलग करता है, जैसे धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी। विशाखापत्तनम घोषणा पत्र, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। इस घोषणा पत्र को 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाया गया है। इसमें सरकारी तंत्र द्वारा मिलकर कार्य करने की मांग की गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके और डेटा आधारित प्रणाली का तेजी से विकास किया जा सके। विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के मुख्य प्रस्तावों पर एक नज़र। राष्ट्रीय दृष्टिकोण। समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया गया हो। प्रौद्योगिकी आधारित शासन, AIML, ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर बहुभाषी, वास्तविक समय आधारित एवं क्षेत्रक विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान करना। इसमें नैतिक और पारदर्शिता अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल यात्रा, NADRES V2 आदि। सफल मॉडल्स का विस्तार। संपदा 2.0 मध्य प्रदेश, ई-खाता बेंगलुरु, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम DAMS आदि जैसे मॉडल के राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना। जमीनी स्तर और समावेशी विकास। भौगोलिक पहुंच। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट यानी नेस्डा ढांचे के तहत कनेक्टिविटी की समस्या वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व और लद्दाख तक पहुंचाना। सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स का पूरे देश में विस्तार हो, महिलाओं, युवाओं आदि को लक्षित
पर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना इत्यादि। साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा तथा एआई आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे परिवहन, रक्षा एवं नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म में लागू करना। कृषि और संधारणीयता, नेशनल एंटी स्टैक के माध्यम से किसानों को बेहतर क्रेडिट सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। अन्य पहले, सरकार उद्योग एवं अन्य साझेदारों के सहयोग से बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करती है। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम को आईटी और नवाचार केंद्र बनाना। संबंधित घटना, अल्बानिया में दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया है। यह एआई जनित बॉट है, इसे डायला नाम दिया गया है। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना है। आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जम्पशन ऑर्डर 2025। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के तहत अप्रवास और विदेशी विषयक आदेश 2025 को अधिसूचित किया है। आदेश के मुख्य प्रावधान, ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को निम्नलिखित को पासपोर्ट वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई। पहला, ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को, निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली, भूटानी नागरिक को, वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक व्यक्तियों को। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक आए भारत में निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज न हो। पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है। पहला, राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों पर जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो। वीजा ऑन अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर, नौसेना के युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, शांघाई सहयोग संगठन, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इस वर्ष यानी 2025 में शांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया। अन्य संबंधित शिखर सम्मेलन तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। 25-26 के लिए SCO की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है। SCO सदस्यों ने 2035 तक SCO विकास रणनीति को भी अपनाया है। वार्ता भागीदारों और पर्यवेक्षकों का विलय करके एक नई श्रेणी SCO भागीदार देश निर्मित की गई है। लाओस को एक भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार SCO में अब 27 देश, 10 सदस्य प्लस 17 भागीदार हैं। SCO को स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल यानी CIS में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। सुरक्षा और आतंकवाद रोधी, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम के मुद्दे को इस शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाना भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की पुरानी आदत रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को आलोचना से बचाने का प्रयास करता है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अधिसमय यानी CCIT को अपनाने पर जोर दिया गया है। CCIT 1996 में भारत द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संधि है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के सभी रूपों को आपराधिक मूल्य मानने और उनके उन्मूलन के लिए एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचा निर्मित करना है। SCO एंटी ड्रग सेंटर, मादक पदार्थ रोधी केंद्र और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए एक सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने पर समझौता किया गया है। वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार, चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI का समर्थन किया गया। यह पहल संप्रभु, समानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और व्यापक परामर्श पर आधारित वास्तविक बहुपक्षवाद का समर्थन करती है तथा पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले युग से आगे की बढ़ने की दिशा में कार्य करती है। SCO निर्यात, ऋण और निवेश तंत्र तथा SCO विकास बैंक की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। SCO विकास बैंक का उद्देश्य
पूरे समूह में अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य यूरेशिया को पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक के मुकाबले एक गैर डॉलर यानी नॉन डॉलर और कम शर्तों वाली लो कंडीशनली वित्तीय सहायता वाला विकल्प प्रदान करना भी है। तकनीकी सहयोग। शंघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य अब चीन की बेई-2 उपग्रह प्रणाली BDS का उपयोग कर सकते हैं। BDS एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग यानी PNT सेवाएं प्रदान करेगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के GPS का एक विकल्प है। अन्य प्रमुख परिणाम: भारत के वैश्विक विजन एक पृथ्वी एक परिवार वन भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को मान्यता दी गई है। साथ ही समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया है। भारत ने सांस्कृतिक कूटनीतिक लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक सभ्यतागत संवाद मंच का प्रस्ताव रखा है। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि SCO को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सुरक्षा यानी क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी, SCO को कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में क्रांतिकारी बनाना, अवसर यानी पारस्परिक अवसरों को बढ़ावा देना आदि। CIS की स्थापना 1991 में उन देशों के बीच व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई जो कि पूर्ववर्ती USSR बाल्टिक राज्यों को छोड़कर का हिस्सा थे। रूस संघ, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान CIS के सदस्य हैं। निष्कर्ष: सुरक्षा प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग को आगे बढ़ाकर इस शिखर सम्मेलन ने एक अधिक गतिशील और प्रभावी SCO के लिए आधार तैयार किया है। यह सामूहिक हितों को बनाए रखने तथा उभरती हुई वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुकूल संगठन को ढालने के लिए सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत चीन संबंध, इंडिया चाइना रिलेशन। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन 2025 SCO 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अलग से मुलाकात की। यह 2018 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। हाल ही में दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 24वें दौर की वार्ता का भी आयोजन किया गया था। इस वार्ता की अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई। इस वार्ता की सह अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA द्वारा की गई। भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा SARS यानी विशेष प्रतिनिधि वार्ता से भारत चीन के बीच एक पुनः नई भागीदारी का संकेत मिलता है। भारत चीन संबंधों के पक्ष में चुनौतियां, अनसुलझी सीमाएं, 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देशों के बीच आपसी असहमति के कारण कई बार संघर्ष हुए हैं। हाल के संघर्षों में 2017 का ढोकलाम विवाद और 2020 का गलवान घाटी संघर्ष शामिल है। व्यापार असंतुलन। 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99 अरब डॉलर हो गया, जबकि यह 23-24 में 85 अरब डॉलर था। अगस्त 2025 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय गुट। हाल ही में चीन ने भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में 2 त्रिपक्षीय पहलें शुरू की हैं, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, दूसरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले POK से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन की आक्रामकता विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसी रणनीतियों के जरिए मालदीव और श्रीलंका में चीन की मौजूदगी के चलते दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती पहुंच आदि भारत के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। इस बीच भारत क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मंचों के जरिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत
कर रहा है, जिसे चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के रूप में देखा जा सकता है। जल शक्ति, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग जांगबो पर बांध का निर्माण करके चीन जल को भारत के खिलाफ एक भू रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि SRS की 24वें दौर की वार्ता के माध्यम से नवीनतम जुड़ाव, सीमा प्रबंधन पर सहमति, 2025 के राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते पर आधारित एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और आपसी सहमति द्वारा सीमा संबंधी विवाद के समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र के तहत एक विशेष समूह और कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तनाव को प्रबंधित करने और तनाव कम करने पर चर्चा शुरू करने के लिए मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य स्तरीय तंत्रों का उपयोग करने पर सहमति बनी है। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने, व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक एवं रणनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नथुला दर्रा सिक्किम के जरिए व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा। वार्ता तंत्र, दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय वार्ताओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें 2026 में पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज पर उच्च स्तरीय तंत्र भी शामिल है। दोनों देशों ने यह दोहराया कि वे विकास हेतु साझेदार हैं, न कि प्रतिद्वंदी। 75 वर्षों के संबंध, भारत और चीन 2025 में अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ड्रैगन एलिफेंट संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे। सामरिक स्वायत्तता की दिशा में प्रयास, दोनों देश सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधों को तीसरे देशों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। अन्य, जल्द से जल्द सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा 2026 से बढ़ाया जाएगा। दोनों पक्षों ने आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत के लिए इस नवीनतम सहभागिता का महत्व, व्यापार, उदाहरण के लिए चीन भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए सक्रिय औषधीय अवयवों यानी APIs का एक प्रमुख स्रोत है। निवेश, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चीन से निवेश आकर्षित करने की सिफारिश की गई। हाल ही में नीति आयोग ने चीन की कंपनियों पर अतिरिक्त समीक्षा को आसान बनाने का प्रस्ताव किया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता, चीन विश्व के दुर्लभ भू अयस्क का लगभग 70% उत्पादन करता है और 90% का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करता है। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए जरूरी और सौर मॉड्यूल सेल्स के लिए भी चीन पर निर्भर है। वैश्विक प्रभाव, एशिया के प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत चीन के मध्य स्थिर संबंध उनको वैश्विक शासन व्यवस्था में रचनात्मक भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाते हैं और ब्रिक्स एवं SCO जैसे बहुपक्षीयों में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से अपने प्रभावों को बढ़ाते हैं। भारत और चीन के बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने में मदद कर सकता है और WTO, IMF तथा UN जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बना सकता है। वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना, भारत चीन के मध्य स्थिर संबंध जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को सुगम बनाते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, यह विवादित सीमा पर संघर्ष के जोखिम को कम करता है, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देता है। भारत रूस चीन त्रिकोण यानी ट्रायंगल को सशक्त बनाना, इससे निवेश के अवसरों का विस्तार हो सकता है और US द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों का सामना करने के तरीकों का पता लगा सकते हैं। निष्कर्ष, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों के माध्यम से वार्ता को मजबूत करके तथा व्यापार, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के जरिए धीरे धीरे विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस प्रयास में दोनों देशों को 3 आपसी सिद्धांतों जैसे कि आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों का पालन करना चाहिए। भारत जापान साझेदारी, इंडिया जापान पार्टनरशिप, भारत के प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया और भारत जापान साझेदारी को और अधिक मजबूत करने वाले प्रमुख
समझौतों पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रमुख परिणाम। अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन। दोनों देशों ने आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग के लिए 10 वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। ये प्राथमिकताएं 8 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जैसे कि आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, परिस्थितिकीय संधारणीयता, राज्य यानी प्रांत स्टेट सहभागिता। राज्य प्रांत साझेदारियाँ निम्नानुसार स्थापित की गई हैं। पहला, आंध्र प्रदेश तोयाम और तोयामा, तमिलनाडु और एहिमे, उत्तर प्रदेश और यामानासी, गुजरात और शिंजुओका। आर्थिक सुरक्षा पहल, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, दूर संचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ नई और उभरती प्रक्रियाओं में आपूर्ति श्रृंखला तथा लचीलेपन को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष सहयोग, भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन चंद्रयान 5 पर समझौता किया गया है। अन्य परिणाम, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की गई है। साथ ही साथ भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई। भारत जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल, सतत ईंधन पहल, अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी, रेलवे, विमानन, सड़क आदि क्षेत्रक मेक इन इंडिया पर केंद्रित। भारत जापान लघु एवं मध्यम उद्यम यानी SMES मंच। भारत जापान संबंधों के स्तंभ। वर्तमान स्थिति, 2014 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तक बढ़ाया। आर्थिक सहयोग, भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपा 2011 में प्रभाव में आया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आदि शामिल हैं। द्विपक्षीय व्यापार, वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें जापान से भारत के लिए निर्यात 17.69 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत के प्राथमिक आयातों में परमाणु रिएक्टर, तांबा, विद्युत मशीनरी आदि शामिल हैं, जबकि भारत के प्राथमिक आयातों में परमाणु रिएक्टर, तांबा, विद्युत मशीनरी आदि शामिल हैं, जबकि निर्यातों में कार्बनिक रसायन, वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि शामिल हैं। भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी IJICP। यह साझेदारी 2021 में भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए की गई। सुरक्षा सहयोग, प्रमुख समझौतों में 2025 का सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा तथा 2015 के रक्षा उपकरण हस्तांतरण तथा गोपनीय जानकारी की सुरक्षा पर समझौते शामिल हैं। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। दोनों देश GMAX तथा धर्मगार्जियन जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों तथा मिलन और मालाबार जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लेते हैं। विकास सहयोग, उदाहरण के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख परियोजना। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान के स्वतंत्र तथा खुले हिंद प्रशांत के विजन के तहत भारत के पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत जापान की भूमिका। नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वाड के माध्यम से वे समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समन्वय करते हैं तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरफा रुख को प्रतिसंतुलित करते हैं। बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना, वे संयुक्त रूप से G4 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC सुधारों पर निकटता से सहयोग करते हैं तथा सुधार किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। आर्थिक विकास, भारत और जापान में अफ्रीकी विकास में सहायता के लिए अफ्रीकी देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित किया है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC, भारत और जापान ने 2017 में अफ्रीका में लोकतांत्रिक, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से स्थापित किया। सतत आर्थिक विकास के लिए जापान भारत सहयोग पहल अफ्रीका में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी शुरू की गई है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन,
दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया गया है। निष्कर्ष, भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के कारण जापान द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों जैसी चिंताओं के बावजूद भारत जापान साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है, जहां जापान अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली के माध्यम से चीन की आक्रामकता और एक तरफा रुख का सामना करता है। वहीं भारत अमेरिका, रूस और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए गुटनिरपेक्ष रणनीतिक स्वायत्तता दृष्टिकोण अपनाता है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित अवस्था के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित यह साझेदारी बहुपक्षवाद, आर्थिक लचीलेपन और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और एक उभरते बहुध्रुवीय विश्व में विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित सहयोग को मूर्त रूप देती है। नया रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा, न्यू स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा। यूरोपीय आयोग और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त संचार को अपनाया है। यह भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है। नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडे की मुख्य विशेषताएं। आधार, यह रणनीतिक साझेदारी 2004 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना तथा प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को मिलकर सामना करना है। रणनीतिक यूरोपीय संघ नए भारत एजेंडे के प्रमुख 5 स्तंभ। समृद्धि और संधारणीयता, यह आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास तथा विकार्बनीकरण को प्रेरित करते हैं। व्यापार और निवेश, व्यापार और निवेश में अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना। 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए संबंधी वादों को अंतिम रूप देना और एक निवेश संरक्षण समझौते यानी आईपीए पर हस्ताक्षर करना है। आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाएं, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के भीतर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना। चुनिंदा मूल्य और श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ब्लू वैलीज का निर्माण करना। स्वच्छ संक्रमण और लचीलेपन को बढ़ावा, इसके लिए साझा प्रतिबद्धताएं की गई हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ की 2050 और भारत की 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिज्ञाएं। उदाहरण के लिए हरित हाइड्रोजन पर यूरोपीय संघ भारत कार्यबल का गठन किया गया। प्रौद्योगिकी और नवाचार, यह खुले, सुरक्षित, मानव केंद्रित नवाचार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन, उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ और भारत नवाचार केंद्र स्थापित करना। अनुकूल डिजिटल परिवेश को उन्नत बनाना, उदाहरण के लिए सेवा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई पर सहयोग करना। सुरक्षा और रक्षा, वैश्विक सुरक्षा खतरों, भू राजनीतिक तनावों, आतंकवाद रोधी यानी काउंटर टेररिज्म और सीमा पारी अपराधों से निपटना। उदाहरण के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में समन्वय और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना। कनेक्टिविटी यानी संपर्कता और वैश्विक मुद्दे, क्षेत्रीय संपर्कता, तीसरी दुनिया के देशों जैसे अफ्रीका में सहयोग और वैश्विक शासन को सुदृढ़ करना। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे और भारत के महासागर के माध्यम से सहयोग करना। विभिन्न स्तंभों में सक्षमकर्ता, कौशल गतिशीलता, ज्ञान के आदान प्रदान, व्यावसायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग को बढ़ाता है। यह एजेंडा इस बात को रेखांकित करता है कि निर्भरता के जारी शस्त्रीकरण, एक पक्षीय व्यापार प्रथाओं और विश्व भर में बढ़ती आर्थिक विषमताओं के मद्देनज़र यूरोपीय संघ भारत सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इजराइल, इंडिया इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बीआईटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी देश बना। भारत और इजराइल के बीच 1996 में की गई द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वर्ष
2017 में समाप्त हो गई थी। भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश संधि BIT की मुख्य विशेषताएं। निवेश में बढ़ोतरी। यह संधि दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देगी। वर्तमान में कुल निवेश लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। निवेशक सुरक्षा। यह निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही सरकार द्वारा अपने विनियामक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी बनाएगी। इससे न्यूनतम मानक की गारंटी दी जाएगी। विवाद निपटान। व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए इसमें सीमा विवाद समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। भारत इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग। आर्थिक सहयोग। वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, रक्षा को छोड़कर, जिसमें भारत का निर्यात अधिशेष रहा। क्षेत्रीय सहयोग। I2U2 साझेदारी पर पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया। नवाचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी। उदाहरण के लिए 23 से 27 तक यानी 5 वर्ष के लिए 23-27 तक यानी 5 वर्ष के लिए भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि यानी तकनीकी नवाचार निधि I4F बनाई गई है। रक्षा सहयोग। दोनों देशों ने मिलकर बराक 8 मिसाइल प्रणाली विकसित की है और हाइफा बंदरगाह का नियमित पोर्ट फाल के रूप में उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्र। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग। कृषि व जल संसाधन प्रबंधन पर विभिन्न समझौते आदि शामिल हैं। द्विपक्षीय निवेश संधि परिचय। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एक पारस्परिक कानूनी समझौता है जिसे दो संप्रभु देशों के बीच संपन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे के क्षेत्रों में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। बाइलेटरल ट्रेड्स अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ICJ के कानून की धारा 38(1) के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला बाइलेटरल ट्रेड 2015 में भारत ने 2015 में नया मॉडल बाइलेटरल BIT टेक्स्ट मॉडल अपनाया, जिसने 1993 के भारतीय मॉडल BIT का स्थान ले लिया। हाल के BITs उज्बेकिस्तान 2024, संयुक्त अरब अमीरात 2024, किर्गिस्तान 2025 आदि प्रमुख हैं। भारत सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य को दर्शाती है। साथ ही मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान की साझा विरासत की पुष्टि करती है। इस यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र। व्यापक रणनीतिक साझेदारी। CSP के लिए एक दूरदर्शी और रोड मैप अपनाया गया है। इसका उद्देश्य 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। आर्थिक सहयोग। दोनों पक्ष व्यापक आर्थिक समझौते यानी CECA की तीसरी समीक्षा की शुरुआत करने के लिए वार्ता जारी रखेंगे एवं आगे बढ़ेंगे। साथ ही 2025 में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की गहन समीक्षा पूर्ण करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन और सिंगापुर भारत पूंजी बाजार कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उद्योग कार्यालय सिंगापुर के बीच संयुक्त सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा। इसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन तथा मानव रहित पहुंच जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। सीमा पर आतंकवाद के वित्त पोषण सहित आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। डिजिटलीकरण। डिजिटल वित्त व फिनटेक सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं पूंजी बाजार संबंधी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। सीमा पर भुगतान के जरिए UPI पे नाउ लिंकेज की क्षमता का विस्तार और अधिकतम संभावनाओं को साकार किया जाएगा। कौशल विकास। इसमें चेन्नई
में उन्नत निर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संयुक्त रूप से विकास करना शामिल है। संधारणीयता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर हरित पहलों पर सहयोग किया जाएगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में सहयोग को बढ़ाना, शहरी जल प्रबंधन, असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशना आदि शामिल हैं। कनेक्टिविटी सिंगापुर पत्तन और भारत के पत्तनों के बीच भारत सिंगापुर ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर GDSC की स्थापना का समर्थन किया गया है। स्वस्थ देखभाल सेवा और चिकित्सा डिजिटल स्वास्थ्य व रोग की निगरानी में सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा। लोगों के बीच जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों में किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते का प्रभाव परमाणु युद्ध, यह परमाणु युद्ध की चिंताओं को और बढ़ा देता है। समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को अपनी परमाणु सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सत्ता के समीकरण में बदलाव सऊदी अरब के लिए यह ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों और इजराइल से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है। यह क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की पारस्परिक भूमिका को कम करता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोग इजराइल, गाजा और अन्य क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। इस क्षेत्र में उत्पन्न रणनीतिक शून्य का फायदा चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत के लिए निहितार्थ सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। भारत सऊदी अरबिया संबंध दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।